गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 14 हमारे से पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, तो अभी एक और छोटा सा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। द रीज़न बिहाइंड दिस, द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सामने बैठो क्लास में, तो तभी वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कराए जाएँ। तो अभी छोटे छोटे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और सितंबर मंथ में जब तक तुम लोगों की क्लास स्टार्ट होगी तब तक ये छोटे छोटे अपने सारे चैप्टर्स हो चुके होंगे। तो अपने पास जो बचेगा पढ़ने के लिए मेनली क्लास में, वो इम्पोर्टेंट पार्ट ही बचेगा सिलेबस का। तो ये चैप्टर जो 16 है, ऐसी बात नहीं कि चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से कम नंबर का आता है क्योंकि छोटे चैप्टर है। चैप्टर 16 केवल 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। 3 पार्ट है, वो तीनों पार्ट में तुम्हें बताऊंगी कि कौन कौन से पार्ट है, और वो थोड़ा थोड़ा तुमने उसके बारे में पढ़ा हुआ भी है। देखो, चैप्टर का नाम है स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर तुम्हें याद आ रहा हो, लास्ट ईयर तुमने पढ़ा था आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमर्स क्या होते हैं? विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तुमने पढ़ी थी। आइसोमेरिज्म को बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इतना तुम लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। एक पार्ट है इसका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा पार्ट है इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ये अपना 11th में कवर हो गया है। 11th में एक चैप्टर था अपना, चैप्टर नंबर 12 था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो वहाँ पर ये वाला पार्ट हमें कवर हुआ। देखो, अब उसमें आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड हुए थे? चेन आइसोमेरिज्म उसका एक पार्ट था। अगर ब्रांचिंग हो चेन में, जैसे कि आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन, इस तरह से पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ये चेन आइसोमेरिज्म में आता है कि जहाँ पर केवल चेन में अंतर आता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम विल रिमेन सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल रिमेन सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन सेम, ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विल बी डिफरेंट। तो चेन आइसोमेरिज्म थी। दूसरा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म थी। फॉर एग्जांपल, डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर चेंज हो जाए, नंबर 2 पर एक बार डबल बॉन्ड लगा हुआ है, नंबर 1 पर एक बार डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो जैसे 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म थी। देन फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या थी कि अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए, फॉर एग्जाम्पल OH एल्कोहलिक ग्रुप और ईथर ग्रुप अगर चेंज हो जाए, ये आपस में एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। ये दोनों OH ईथर में चेंज हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन में चेंज हो सकता है। तो चेंज कैसे हो जाएंगे कि अगर हम इनके साइड वाले पार्ट चेंज कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो ये अपना पार्ट नहीं है 12th क्लास में, बट तुम्हें एक बार एग्जाम्पल के रूप में बता देते हैं इसका फंक्शन का। फॉर एग्जाम्पल, CH3O CH3, दिस इज डाइमिथाइल ईथर, एंड CH3CH2OH इज अल्कोहल। यहाँ पर अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पर ईथर ग्रुप है। कार्बन का नंबर सेम, हाइड्रोजन का नंबर सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन फंक्शन ग्रुप टोटली डिफरेंट। दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। तो ये अपनी फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, जो केवल कुछ ही फंक्शनल ग्रुप तक लिमिटेड है। जैसे ईथर और अल्कोहल में इंटरचेंज हो सकता है, एल्डिहाइड कीटोन में इंटरचेंज हो सकता है, ठीक है। देन कम टू मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है? ये उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, उन कंपाउंड्स के आइसोमेरिज्म है जिनमें कंपल्सरीली 2 कार्बन एटम लगे हुए होते हैं अपने मेन ग्रुप के साथ। जैसे कीटोनिक ग्रुप C+O, ये अपना कीटोनिक ग्रुप है C+O, इसके साथ 2 कार्बन का लगे होना जरूरी है। ये अपना एस्टर ग्रुप है C+O, इसके साथ भी 2 कार्बन का लगे रहना जरूरी है। एक कार्बन यहाँ लगा होता है, एक कार्बन यहाँ लगा होता है। अब अगर हम इनमें से कार्बन में कुछ चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा C2H5, इधर भी मैंने लिखा C2H5, लेकिन दूसरा कंपाउंड, इसका दूसरा आइसोमर बन सकता है CH3COO C3H7, ये इसका दूसरा आइसोमर है। इसमें क्या चेंज हुआ? उनके एल्काइल ग्रुप चेंज हुए, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन एल्काइल ग्रुप चेंज हो गए। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम मेटामेरिज्म बोलते हैं, और इन दोनों ग्रुप में ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कीटोनिक ग्रुप में पॉसिबल है और एस्टर ग्रुप में पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग होती है, उसके दोनों साइड में 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं। नाउ कम टू लास्ट वन, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का एक दूसरा नाम है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपना कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है और अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, और अगर वो इंटरचेंज हो जाते हैं, अगर वो इंटरचेंज होते हैं, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? ई डबल बॉन्ड वाला ग्रुप आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और जो कीटोनिक ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल में चेंज हो जाएगा। इसको कीटो इनोल बोलते हैं। देखो, ये स्ट्रक्चर आता है इसका बनने के बाद, C डबल बॉन्ड C
COH। जिस कार्बन से पहले डबल बॉन्ड लगा हुआ था उस कार्बन पर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। पहला आइसोमर ये होगा इसका C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये पहला स्ट्रक्चर। और ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ क्या, डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ कार्बन कार्बन के बीच में और यहाँ पर ये अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि एक आइसोमर में कीटो ग्रुप होता है और दूसरे आइसोमर में इनोल ग्रुप होता है। इनोल मींस डबल बॉन्ड विद OH ग्रुप, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही OH ग्रुप लगा हुआ होता है, तो इसको इनोल बोला जाता है। इसलिए इस आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम कीटो इनोल आइसोमेरिज्म है, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, और वैसे कॉमनली टोटोमेरिज्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये अपने पार्ट थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तुम्हें एक बार और पढ़नी पड़ेगी जब तुम स्टार्ट करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने हेलोजन कंपाउंड्स आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने अल्कोहल्स आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन्स आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आएंगे, अमाइंस आएंगे, वहाँ पर ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक बार वापस से आएगा। तो मैंने तुम्हें रिमाइंड करा दिया है, लेकिन इस चैप्टर में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर में इसका जस्ट इंट्रोडक्शन था कि ये तुम पढ़ चुके हो, और ये जब तुम दोबारा पढ़ोगे तो दोबारा हो सकता है उस पर बेस एक आध नंबर का क्वेश्चन आ भी जाए। हमारे लिए यहाँ पे इस चैप्टर में ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, हमें इसी पे फोकस करना है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, देखो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इस आइसोमेरिज्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ बॉन्डिंग भी सेम है। जैसे यहाँ बॉन्डिंग में चेंज हो रहा है, हर बार बॉन्डिंग में चेंज हो रहा है, यहाँ कोई बॉन्डिंग में चेंज नहीं है, दोनों चीज़ें फिक्स है। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इनमें भी फिक्स था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के साथ साथ बॉन्डिंग सेम है, जो एटम जिसके साथ लगा हुआ है उसी के साथ लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन इस बार उठ के यहाँ से उठ के हाइड्रोजन साइड में से और इसके साथ चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके अलावा और क्या है इसके अंदर जो वर्टिकल आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, इसमें जो अरेंजमेंट है एटम्स का, स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो इंटरचेंज होता है, वो चेंज होता है। अगर वो चेंज होता है तो फिर हमारे आइसोमर्स बनते हैं, और क्योंकि वो जो आइसोमर बनते हैं भले ही वो हमें बेसिकली डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहे हों, लेकिन जो आइसोमर बने हैं भले ही उनकी पोजीशन में थोड़ा बहुत चेंज आया है, अगर वो आइसोमर बने हैं तो उन आइसोमर के बनने के साथ साथ कंपाउंड के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, और स्ट्रक्चर में चेंज आने से उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी जरूर चेंज आएगा। इसलिए जो मैंने इस तरफ वाला पार्ट रखा है वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज़ का पार्ट रखा है कि तुम्हें पता चले कि आइसोमर बनने से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अफेक्टेड होंगी और किन प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आने वाला है। तो स्टार्टिंग से अपना स्टार्ट करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर क्लासिफाइड इनटू कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। लास्ट ईयर 11th क्लास में तुमने क्या पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड इनटू ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, जबकि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल उसके एक पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे हमें उसको एक्सप्लोर नहीं करना था, पूरी तरह से नहीं पढ़ना था उसको, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिमिटेड करके एक एग्जाम्पल देके छोड़ दिया था। अब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कन्फिगरेशनल में डिवाइडेड होगी। पहले तो अगर कन्फिगरेशन में कोई चेंज आता है तो कन्फिगरेशन मीन्स जैसे मीथेन का कन्फिगरेशन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अगर कोई भी एटम अपनी पोजीशन चेंज करता है वो कन्फिगरेशन में चेंज आएगा। कॉन्फॉर्मेशनल जैसे तुमने लास्ट ईयर मीथेन, इथेन का और प्रोपेन का कॉन्फॉर्मेशन पढ़ा, एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आई थी तुम्हारी, और वो भी अपनी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आई थी, तो वही वापस से नाम पढ़ दिए इस बार वो कॉन्फॉर्मेशन दोबारा से आएगी एक बार में, बस एक दो एग्जाम्पल और ऐड हो जाएंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद आता है अपना कन्फिगरेशनल का डिवीजन, दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। देखो इनकी डेफिनेशन लास्ट ईयर पढ़ी थी, मैं इस बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा डेफिनेशन। अब ऑप्टिकल के भी डिविजन्स आ जाएंगे जो पिछले साल में आए। ऑप्टिकल के डिविजन्स क्या आएंगे, एनेंशियोमेरिज्म एंड डायस्टेरियोमेरिज्म, ये दो डिवीजन इसके आ जाएंगे। जो उसके आइसोमर्स बनते हैं, कोई एनेंशियोमर बोलते हैं, कोई डायस्टेरियोमर्स बोलते हैं, तो ये भी अपने आ जाएंगे। कुल मिला के इस चैप्टर में हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक आज बोर्ड पर लिखा हुआ है, एंड दिस टॉपिक इज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, द फर्स्ट पार्ट ऑफ कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। सेकंड टॉपिक हम कल पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है अपना कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में इंक्लूड है। ठीक है, तो 3 दिन का काम है और 3 दिन में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब अपना फोकस लेकर आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर।
देखो मैंने कंडीशंस यहाँ बोर्ड पर नहीं लिखी क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती बोर्ड पर, तो कंडीशंस मैं तुम्हें वर्बली बता रही हूँ और नोट्स में तुम्हें कंडीशंस नोट करनी होती हैं और जो तुम्हारी बुक में है उसमें भी कंडीशन दे रखी है। मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो उसमें भी तुम्हें मिलेंगी वो कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे हम स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं। पहली कंडीशन है दीज कंपाउंड्स हैव द डबल बॉन्ड एनी हाउ, किसी ना किसी फॉर्म में उनके पास डबल बॉन्ड होता है। पहली कंडीशन है। देखो अब मैं इस कंडीशन से डेविएट भी करूंगी, एक टाइप में मैं इसमें डेविएट करूंगी, लेकिन डेविएशन का रीजन तुम्हें बताऊंगी कि डेविएशन का रीजन क्या है। अपनी इस कंडीशन को तुम मान के चलो कि जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड है और डबल बॉन्डेड कंपाउंड में अगर दोनों कार्बन के आसपास, देखो दूसरी कंडीशन, पहला प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, सेकेंड कंडीशन डबल बॉन्ड के आसपास डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल वाला स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। ये अपना डबल बॉन्ड है C, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लगा A, यहाँ लगा B और यहाँ पे लगा B और ये A, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप। दोनों कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ A और B जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी A और B जुड़ा है, ठीक है। दोनों ही कार्बन पर अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब ये जो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, इन ग्रुप्स का अरेंजमेंट, हाउ द ग्रुप्स आर अरेंज्ड, आर सिमिलर ग्रुप्स इन द सेम साइड और सिमिलर ग्रुप इन डिफरेंट साइड, उस पर अपनी आइसोमेरिज्म डिपेंड करती है। देखो पहला एग्जांपल देखो, एल्कीन का एग्जांपल मैंने पहला लिया है। इस एल्कीन में मैंने लिखा 2-ब्यूटीन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन में दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन आता है, दोनों कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आता है। यही वाला स्ट्रक्चर, A की जगह हाइड्रोजन लगाया, B की जगह हमने मिथाइल लगा दिया, यही स्ट्रक्चर है सेम, ठीक है। अब अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में आते हैं, किसी एक को हम फिक्स कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये भी सेम हो, ये तो कोइंसिडेंटली सेम है, हमें एक ग्रुप से मतलब है। तीसरी कंडीशन अब क्या हुई कि अगर एक ग्रुप दोनों कार्बन पर सेम है तो हमारा काम चल जाएगा, हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन सेम है तो इसको हमें देखने की जरूरत है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन जिस स्ट्रक्चर में सेम साइड में आ रहे हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस आइसोमर। और हाइड्रोजन जिस स्ट्रक्चर में डायगोनली प्लेस है, एक दूसरे के डायगोनल पर प्लेस है, उसको हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर। ये स्ट्रक्चर है किसका, 2-ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो अब जितने भी डबल बॉन्डेड कंपाउंड हैं उनमें अपने कंडीशन डाल के देख लेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा जाएगा। अब 12th क्लास है, 12th में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, तो वो क्या करेंगे कि तुम्हें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देंगे और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जितने भी स्ट्रक्चर्स बन सकते होंगे, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस्ड जितने भी आइसोमर्स पॉसिबल हैं वो सब तुम्हें काउंट करके बताने होंगे। तो तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये आइसोमर भी बन सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी इन्वॉल्व है, पोजीशन आइसोमर्स में इन्वॉल्व हो जाएगा। चेन अगर लंबी चेन है 4 कार्बन से ज़्यादा की आती है तो चेन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखनी है और ये ध्यान में रखने के साथ साथ अपने ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस तो आएंगे, लेकिन इस चैप्टर में तुम्हारे सिस और ट्रांस है, ठीक है। बात आई समझ में। अच्छा, अब एल्कीन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एल्डोक्साइड्स। देखो एल्डोक्साइड्स, क्योंकि एल्डिहाइड वाला चैप्टर हमने अभी नहीं पढ़ा है, फिर भी मैंने तुम्हें ग्लूकोज का जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तब ये कंपाउंड हमने बनाया था। कैसे बनाया था, NH2OH एक कंपाउंड था। इस NH2OH कंपाउंड की हेल्प से हमने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके एक वाटर मॉलिक्यूल निकला था बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने से ये स्ट्रक्चर अपना बन गया, ठीक है। ये मतलब यही बना है स्ट्रक्चर, RCHO इज द एल्डिहाइड प्लस NH2OH और उससे अपना ये स्ट्रक्चर आ गया। अब इसको भी आइसोमर माना जाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर माना जाता है। देखो पहली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हो रही है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट, कार्बन में नहीं है, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, बट अपना डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड हम देख सकते हैं कि अरेंजमेंट ग्रुप्स का क्या है, ठीक है। दूसरी कंडीशन अपनी सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब दोनों कार्बन पर कोई एक ग्रुप कॉमन नहीं है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड है कि जो दोनों कार्बन पर एक ग्रुप लगा हुआ है, दोनों कार्बन पर एक एक ग्रुप सेम साइड में आता है, दोनों कार्बन पर एक एक ग्रुप डायगोनली, वही ग्रुप डायगोनली प्लेस करता है। इधर ये दोनों ग्रुप सेम साइड में आ रहे हैं और इधर ये दोनों ग्रुप डायगोनली प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिन आइसोमर और इसको हम बोलते हैं एंटी आइसोमर। ये सिन मतलब एक सिंक्रोनाइजेशन आ रहा है, OH हाइड्रोजन के पैरेलल में चल रहा है,
अगेंस्ट जा रहा है, उल्टा चल रहा है, जिस साइड में हाइड्रोजन लगा हुआ है उसको उल्टा चल रहा है, तो इसको बोलते हैं अगेंस्ट। ठीक है, ये अपना सिस के बराबर कंसिडर किया जाता है और ये अपना ट्रांस के बराबर कंडीशन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये अपना सेम साइड वाला है और ये अपना डायगोनल साइड है, तो इसको हम ट्रांस कंसिडर करते हैं। तो दूसरे अपने एग्जाम्पल हुए एल्डोक्साइन्स। एल्डोक्साइन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड मे हैव टू डिसिमिलर ग्रुप्स अटैच्ड विद द डबल बॉन्ड। ठीक है, अब वो जो दो डिसिमिलर ग्रुप लगे हुए हैं वो एक साइड में है या वो अपोजिट साइड में है, इस पर अपनी आइसोमेरिज्म डिपेंड करती है। अब तीसरी आइसोमेरिज्म और होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड तुमने नहीं पढ़ा, ठीक है, मैं क्या बता सकती हूँ, जो अपने साइक्लिक कंपाउंड है वो तुमने पढ़े, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने साइक्लिक कंपाउंड का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर 11th क्लास में तुम्हें बताया था। देखो अपने जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज प्रोपीन। ठीक है, ये प्रोपीन है। अब इस प्रोपीन को अगर मैं ऐसे लिखूँ CH2 CH2 CH2, ये ऐसा स्ट्रक्चर बने। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम काउंट करो, ठीक है, और एक बॉन्ड लगा हुआ है इसमें, लेकिन वो बॉन्ड इसमें डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि जो लास्ट वाला कार्बन है फर्स्ट वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। जैसे ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है। मेरा बताने का पर्पस क्या है कि जो अपने डबल बॉन्डेड कंपाउंड है वो साइक्लिक कंपाउंड्स के आइसोमर्स, मतलब साइक्लिक कंपाउंड इनके आइसोमर्स, ये इनका एक तरह के आइसोमेरिज्म जो साइक्लिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। अब आइसोमेरिज्म अपनी चल रही है डबल बॉन्ड के रीजन की वजह से। जब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ये आइसोमेरिज्म हो सकती है तो इनमें भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। रीजन क्या है कि वो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से ये बने हुए हैं। हम कंफर्म ये नहीं बोल सकते कि सॉल्यूशन में हमारा डबल बॉन्ड वाला ही प्रेजेंट रहेगा, वो साइक्लिक में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर कंडीशंस हैं तो वो साइक्लिक में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इसलिए ये आइसोमेरिज्म अपने साइक्लिक कंपाउंड्स में भी आएगा। तो ये इनको हम जानते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड के नाम से। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड देखो यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर। वहाँ मैंने बनाया साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपेन का बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ब्यूटीन से। ये स्ट्रक्चर ब्यूटीन से ही बना हुआ है, ब्यूटीन का ही आइसोमर है, क्योंकि लास्ट वाला कार्बन फर्स्ट वाले कार्बन से जुड़ गया, इसलिए डबल बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अपना बना। अब इसके लिए दो कार्बन है, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 और 4, तो सेकेंड कार्बन और फोर्थ कार्बन पर दो ग्रुप लगेंगे, सेकेंड कार्बन पर भी दो ग्रुप लगेंगे, फोर्थ कार्बन पर भी दो ग्रुप लगेंगे। अगर वो दोनों ग्रुप एक साइड में आते हैं, जैसे यहाँ पर एक साइड में आ रहे हैं, क्लोरीन क्लोरीन की साइड में आ रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की साइड में आ रहे हैं, हम उसको सिस बोलते हैं। और अगर वो एक दूसरे के डायगोनली आते हैं, सिमिलर ग्रुप, ऑलवेज सिमिलर ग्रुप, डिसिमिलर ग्रुप को नहीं कंसीडर करना, सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट साइड में आ रहे हैं तो उसको हम ट्रांस आइसोमर कंसीडर करते हैं। तो ये बात समझ में आई। एक बार मैं ये टॉपिक मैंने पहले ही बार पढ़ा है, तो एक बार वापस से इसके पॉइंट्स रिवाइज कराती हूँ। मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपना कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है। इसमें डबल बॉन्ड का होना कंपलसरी है। कंपलसरी मैं अभी भी बोल रही हूँ, जबकि मैंने लास्ट में डबल बॉन्ड नहीं लगाया, मैंने उसका रीजन तुम्हें बता दिया कि डबल बॉन्ड के ही आइसोमेरिज्म, इसलिए इनमें ये आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में तो होगी ही, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड कोई भी सिमिलर ग्रुप, कोई भी सिमिलर ग्रुप हम कंसिडर करेंगे। अगर वो सेम साइड में है तो सिस, और अगर वो डायगोनली प्लेस्ड है तो ट्रांस, बाकी दूसरे ग्रुप को देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद एल्डोसाइन्स में मैंने बताया कि एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलामीन, इस कंपाउंड का नाम हाइड्रोक्सिलामीन। एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सिलामीन के जो बने हुए कंपाउंड्स हैं उनका नाम एल्डोसाइन्स है। उनमें कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्डिंग होती है, तो नाइट्रोजन के साथ जो OH लगा होता है वो सब में लगा हुआ है, क्योंकि कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही है। नाइट्रोजन के साथ जो OH लगा हुआ होता है वो कार्बन के किसी एक ग्रुप से हम मानते हैं, हम R को भी मान सकते हैं, हाइड्रोजन को माना है, R को भी माना जा सकता है। देखो यहाँ पर R OH की तरफ है, यहाँ पर R OH की तरफ है, मतलब दोनों ही ग्रुप उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट मैंने हाइड्रोजन के बेस पर लिया, तो हाइड्रोजन के बेस पर अगर हाइड्रोजन के साथ OH सेम साइड में आ रहा है
तो उसको हम सिस या सिन मान लेते हैं, अगर उसके अपोजिट आ रहा है तो हम उसको ट्रांस मान लेते हैं या एंटी मान लेते हैं। फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो कि खुद आइसोमर है डबल बॉन्डेड कंपाउंड, अगर हमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड में आते हैं तो हम उसको मानते हैं सिस, और अगर सिमिलर ग्रुप डायगोनल प्लेस जाते हैं उसको मानते हैं ट्रांस। ये अपनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आता होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, मतलब हमारे पढ़ने का मतलब क्या है, इसको पढ़ने का मतलब क्या है। देखो और कोई मेजर चेंज नहीं हुआ, बॉन्डिंग वहीं की वहीं है, जिसके साथ जो बॉन्डिंग है वहीं की वहीं, कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ी सी पोजीशन चेंज हुई है, एक एक एटम की होगी, एक कार्बन पर एक एटम की पोजीशन चेंज हो गई है, और उतना चेंज होने से हम इसको पूरा का पूरा इतना टॉपिक हमें पढ़ना पड़ रहा है। रीजन उसका क्या है, ये इस साइड में रीजन ही लिखा हुआ है। देखो पहले तो डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट तुम्हें अच्छे से पता है, लास्ट ईयर तुम पढ़ चुके हो पूरा टॉपिक डाइपोल मोमेंट का। अगर डाइपोल मोमेंट चेंज होता है तो डाइपोल मोमेंट चेंज होने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड की चेंज होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कंपाउंड की चेंज हो जाती है, डेंसिटी चेंज होती है कंपाउंड की, मॉलिक्यूलर मास में भी डिफरेंस आता है कंपाउंड में अगर डाइपोल मोमेंट चेंज होता है। अब डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, मैंने लिख दिया होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस के डाइपोल मोमेंट से कम है, सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस के डाइपोल मोमेंट से कम होता है, ये कम ज़्यादा ही होता है, ये ट्रांस का न्यू टी और ये न्यू सिस, ठीक है। उसका रीजन क्या है, रीजन बहुत ध्यान से समझना है। ये अपने सिस आइसोमेरिक से मैंने सिस ही बनाया, क्योंकि सिस में हम चेंज बता रहे हैं तो सिस ही बनाया। सिस में क्या है, दोनों ग्रुप सेम साइड में लगे हुए हैं। अब डाइपोल मोमेंट आता कैसे है, देखो ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कार्बन है उसका झुकाव फ्लोरीन की तरफ रहेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ, यहाँ पर भी इसका झुकाव इसकी तरफ है। जो हमारा मिथाइल ग्रुप है डबल बॉन्डेड कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं कार्बन में ये माना जाता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इस कॉन्सेप्ट को एक बार वापस रिवाइज कराते हैं, लास्ट में मैंने तुम्हें बताया था, अगर C सिंगल बॉन्ड C आता है और दूसरा अपने पास आता है C डबल बॉन्ड C, ये कंडीशन, तीसरा अपने पास आ रहा है C ट्रिपल बॉन्ड C, ये कंडीशन, ठीक है। बॉन्डिंग के बेस पर, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर इसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, इसको बीच में माना जाता है, इसको सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बात आप समझ में। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अपने इलेक्ट्रॉनों को भेज देते हैं, समझ में आई बात। देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहीं पर भी कैंसिल नहीं होगी, ये जा रहा है इस तरफ, ये जा रहा है इस तरफ, कहीं पर भी कैंसिल नहीं होगी, और जब तक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैंसिल नहीं होगी जब तक डाइपोल मोमेंट जीरो कभी नहीं आएगा, और जीरो नहीं आएगा तो वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब अपनी ट्रांसफर कंडीशन देखो, ट्रांसफर कंडीशन क्या आ रही है, C डबल बॉन्ड C Cl Cl, बस सिर्फ इसी को लिखो, देखो इसका डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ, इसका इसका, दोनों की डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट हो गई है तो म्यू की वैल्यू जीरो आ जाएगी, लेकिन इसके पास दूसरे ग्रुप भी लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है तो उसको जीरो होने नहीं देगा, वो जीरो नहीं होने देगा। मिथाइल ग्रुप के कारण कि मिथाइल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, CH3 मिथाइल ग्रुप की डायरेक्शन इसकी तरफ रहेगी, इसकी तरफ रहेगी, इसलिए कैंसिल हो नहीं पाएगा, जितना क्लोरीन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा लेकिन बाकी नहीं हो पाएगा कैंसिल, ठीक है। तो जो ट्रांस का डाइपोल मोमेंट है वो सिस के डाइपोल मोमेंट से हमेशा कम होता है, और डाइपोल मोमेंट बॉइलिंग पॉइंट से सीधे सीधे जुड़ा होता है कि जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है, ये बात आई समझ में। तो अगला पॉइंट अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ही आ रहा है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के बिल्कुल उल्टा है, मेल्टिंग पॉइंट कितना टेम्परेचर कम है, कितने कम टेम्परेचर पर वो मेल्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितने हाई टेम्परेचर पर वो बॉयल करता है, इसलिए बुक में मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट को हम इससे रिलेट कर सकते हैं डायरेक्टली,
बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायपोल मोमेंट, कि डायपोल मोमेंट जिसका जितना ज़्यादा है उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा माना जाएगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उसका उल्टा होता है। इसलिए मैंने क्या लिखा कि ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिस के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा आएगा। उसका रीज़न बिकॉज इट इज़ अ स्टेबल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर पे आ जाओ, ये स्टेबल स्ट्रक्चर है। स्टेबल स्ट्रक्चर देखो, इसका और इसका डायगोनली प्लेस्ड है, जितना भी इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बैलेंस हो रहा है। ये एक दूसरे की डायगोनली प्लेस्ड है, ये भले ही कार्बन को प्रोवाइड कर रहे हैं, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस्ड है। इस तरफ से जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस तरफ से उतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, वो बैलेंस सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पर अगर एक स्टेबल स्ट्रक्चर आ रहा है और एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर आ रहा है, तो स्टेबल स्ट्रक्चर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसका रीज़न क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट में उसको मेल्ट होना, सॉलिड से उसको उसमें कन्वर्ट होना, लिक्विड में कन्वर्ट होना है मेल्ट होने के लिए। तो जितने बॉन्ड उसके बीच में स्ट्रॉन्ग लगे हुए हैं, उन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी उसको रिलीज करनी पड़ेगी, हमें देनी नहीं पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। और जितनी ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा उतना ही कम टेम्परेचर पर वो मेल्ट होगा, उतने ही कम टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। तो ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिस से ज़्यादा है। इसलिए इस और ये जो ट्रांस और सिस लिखा हुआ है, दिस इज फॉर द मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि बुक में एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट का ही दिया हो। अब इसके बाद आते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि जब ये मेल्टिंग पॉइंट अपना अफेक्ट हो चुका है, मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ अपना डायपोल मोमेंट अफेक्ट हो चुका है, भले ही वो दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन ये केमिकल प्रॉपर्टीज को श्योर अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है देखो, यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ये सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, CH COOH डबल बॉन्ड CH COOH स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर में मैंने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, जो अपना OH ग्रुप है वो हटके उसकी जगह क्लोरीन को आना, क्योंकि दोनों पास पास वाले ग्रुप हैं, COOH, यहाँ से एक OH चला जाएगा, यहाँ से भी एक OH चला जाएगा, ठीक है, और एक क्लोरीन का एटम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक बनेगा H2O, एक बनेगा HCl। साइड वाले प्रोडक्ट मैंने लिखे ही लिखे, पर उनको भी लिख दिए, तो क्या क्या बनेगा H2O प्लस HCl, ये हमारा बचा, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर में अपने C डबल बॉन्ड हो तो इंटैक्ट है, C डबल बॉन्ड O रहा इंटैक्ट, और Cl यहाँ पे बीच में आ गया। अगर यही रिएक्शन हम ट्रांस के साथ कराना चाहते हैं, ये रिएक्शन अगर हम इस स्ट्रक्चर के साथ कराना चाहते हैं, COOH एक तरफ यहाँ है, COOH एक तरफ यहाँ, रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट हो गई कि केमिकल प्रॉपर्टीज में ट्रांस के साथ, इसमें मैंने क्रॉस लगा के लिख दिया कि ट्रांस के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, जबकि सिस के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है। और ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं कि जो एडजेसेंटली प्लेस्ड कार्बन पर लगे हुए ग्रुप की रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस कभी भी ट्रांस आइसोमर शो नहीं करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसका मेजर डिफरेंस आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इनका। देखो, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में और पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन में, DNA के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मेन रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मेन रोल प्ले कर रही है। कैसे प्ले कर रही है? ये मैंने सिस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। रीजन क्या है? सिस के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने स्ट्रक्चर में ही हो जाएगी। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और जिसके अंदर इसको डिसॉल्व किया जाएगा, सपोज वाटर में इसको डिसॉल्व किया, ये वाटर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। मतलब मेरा कहने का क्या है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी ग्रेटर इन सिस आइसोमर देन इन ट्रांस आइसोमर। ट्रांस में क्यों नहीं ज़्यादा होगी? क्योंकि ट्रांस आइसोमर में केवल H2O के साथ बॉन्डिंग हो पाएगी, आपस में कोई बॉन्डिंग डायगोनली प्लेस्ड ग्रुप्स की पॉसिबल नहीं है। तो ट्रांस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल इंटरमोलिकुलर होगी, और यहाँ पे दोनों होगी, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इसलिए भी सिस का बॉन्डिंग पॉइंट ज़्यादा है। जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, सिस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट ज़्यादा है, इसलिए सिस आइसोमर का बॉन्डिंग पॉइंट ज़्यादा माना है, ठीक है। तो ये अपना आज पूरा कंप्लीट जो वर्टिकल आइसोमेरिज्म था। कल हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, और इनएंशियोमर्स, डायस्टेरियोमर्स पूछे जाते हैं एक नंबर में, तो कल एक बार रीडिंग लगा लेना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।